नमस्कार। दिन भर की हर अहम खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के वाटर टैंकर घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली है। 400 करोड़ रुपए के इस घोटाले में दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आरोपों के कटघरे में है, लेकिन इस मामले में रिपोर्ट दबाने के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फंस गए हैं। इस घोटाले की एफआईआर में आईपीसी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा है कि इस मामले की जांच के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के अलावा दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। यानी वाटर टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित तो फंसी ही, साथ में अरविंद केजरीवाल भी फंस गए। केजरीवाल सरकार के खिलाफ शिकायत यह है कि वो करीब 10 महीने तक वाटर टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट लेकर बैठे रहे और कोई कार्रवाई नहीं की। बीजेपी का आरोप यह है कि अरविंद केजरीवाल ने वाटर टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बचाने के लिए ऐसा किया था। वाटर टैंकर घोटाले में एसीबी ने मामला दर्ज कर लिया। इस समय हमारे साथ एसीबी चीफ मुकेश मीना जी मौजूद हैं। सर, एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और क्या इसमें अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित जी का नाम है? जो वाटर टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में इंक्वायरी एक रिपोर्ट आई थी, दिल्ली सरकार ने जो जाँच करवाने के बाद उसकी जो फॉरवर्ड की है और उसके तहत जो कपिल मिश्रा जी ने लेटर लिखा था उसके मुताबिक शीला दीक्षित जी का नाम था। एक कंप्लेंट विजेंद्र गुप्ता जी से आई थी, उस कंप्लेंट में अरविंद केजरीवाल जी का नाम था और एलिगेशंस थे कि प्रेजेंट सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है और उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया है। तो जो अगर इरेगुलरिटीज़ पहले वाली सरकार ने है और अगर उसको फिर कंटिन्यू करते तो दोनों लायबल हैं, इसलिए दोनों के खिलाफ दोनों सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इसमें देखेंगे किस किस का रोल बनता है और अकॉर्डिंगली बुलाया जाए। क्या क्या धाराएं लगाई हैं सर? नहीं, इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया। क्या इन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? जो कंसर्न लोग हैं सभी से पूछताछ की है, जो इन्हीं से भी पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, साफ तौर से पर मीना जी का यही कहना है कि फिलहाल एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जल्द ही पूछताछ के लिए भी इन्हें बुलाया जा सकता है। कैमरा मनीष के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। अब हम आपको दिल्ली के वाटर टैंकर घोटाले के बारे में बताते हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के दौरान पानी की सप्लाई के लिए वाटर टैंकर किराए पर लेना था। इन वाटर टैंकर से उन इलाकों में पानी की सप्लाई की जानी थी जहां पाइपलाइन नहीं है। 2010 के टेंडर को रद्द करके अगले 1.5 साल में वाटर टैंकर के लिए 4 बार टेंडर निकाले गए। दिसंबर 2011 में 10 वर्ष के लिए स्टील के वाटर टैंकर किराए पर लिए गए। जिस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है वो 385 वाटर टैंकर को किराए पर लेने से जुड़ा है। आरोप यह है कि इन वाटर टैंकर्स के टेंडरिंग प्रोसेस में गड़बड़ियां की गई थी। आरोप यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के फायदे के लिए शर्तों में बदलाव किया गया और दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार को होने वाले नुकसान को नजरअंदाज कर दिया गया। 19 जून 2015 को केजरीवाल सरकार ने 385 वाटर टैंकर से जुड़े मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। अगस्त 2015 में इस कमेटी ने केजरीवाल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 28 अगस्त 2015 को दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से आग्रह किया कि वो वाटर टैंकर घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर करें। 10 महीने बाद 13 जून 2016 को दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने विधानसभा को बताया कि वाटर टैंकर घोटाले में दिल्ली सरकार की रिपोर्ट को उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने यह शिकायत की कि अरविंद केजरीवाल वाटर टैंकर घोटाले की रिपोर्ट पर 10 महीने तक चुप्पी साध कर बैठे रहे। 16 जून को उपराज्यपाल ने वाटर टैंकर घोटाले में जांच के लिए शिकायत को एंटी करप्शन ब्यूरो को जांच के लिए भेज दिया। अब हम दिल्ली के ड्रामा पॉलिटिक्स के ब्रांड न्यू सीजन का विश्लेषण करेंगे। इस ब्रांड न्यू सीजन में लीड रोल निभा रहे हैं बीजेपी के लोकसभा सांसद महेश गिरी और उनके सामने टारगेट पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मुख्यमंत्री केजरीवाल अब तक दिल्ली में लाइट्स कैमरा एक्शन वाली ड्रामा पॉलिटिक्स के हीरो रहे हैं, लेकिन नए सीजन में उनसे यह लीड रोल सांसद महेश गिरी ने छीन लिया है। महेश गिरी 2 दिन से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरने पर बैठे हैं और अरविंद केजरीवाल से वो सबूत मांग रहे हैं जिसके आधार पर केजरीवाल ने एमएम खान मर्डर केस में 4 दिन पहले सांसद महेश गिरी पर आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के नेताओं को इस तरह की ड्रामा पॉलिटिक्स की आदत पड़ चुकी है।
ये दिल्ली की ड्रामा पॉलिटिक्स का ब्रांड न्यू सेशन है, जिसमें स्क्रिप्ट तो कमोबेश पहले जैसी ही है, बस लीड रोल बदल गए हैं। नए सीजन के लीड रोल में है पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा सांसद महेश गिरी और उनके टारगेट पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली में दूसरी बार सरकार बनाने से पहले के दौर में धरना देने के स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रख्यात रहे हैं। इन्होंने जो आरोप लगाए किसी न किसी सबूत के आधार पे ही लगाए होंगे। वो सबूत दे दे पुलिस को कि इस हत्या में मेरा इन्वॉल्वमेंट है। अगर ऐसा निकलता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सांसद महेश गिरी कल शाम 6 बजे से मुख्यमंत्री केजरीवाल के दिल्ली वाले घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। गिरी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल सामने आकर वो सबूत दिखाएं जिनके आधार पर उन्होंने महेश गिरी पर एनडीएमसी के ऑफिसर MM खान के मर्डर केस में आरोप लगाए थे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसी 15 जून को उपराज्यपाल को भेजी एक चिट्ठी में लिखा था कि MM खान की हत्या में बीजेपी के महेश गिरी और बीजेपी के पूर्व विधायक कंवर सिंह तंवर का नाम प्रमुखता से आ रहा है। आपने बड़ी खूबसूरती से अपनी पुलिस से कहकर दोनों को बचा लिया। पुलिस को दोनों से पूछताछ तक नहीं करने दी। इस चिट्ठी के बाद से सांसद महेश गिरी ने अरविंद केजरीवाल से सबूत मांगने शुरू कर दिए। महेश गिरी ने अगले ही दिन 16 जून को केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी और उन्हें दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रविवार की शाम 4 बजे आकर MM खान के मर्डर केस में गिरी से जुड़े सबूत दिखाने और खुली बहस करने की चुनौती दी। ड्रामा पॉलिटिक्स का पहला सीन रविवार को शूट हुआ, जब महेश गिरी अपने समर्थकों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महेश गिरी के चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नहीं पहुंचे। तो महेश गिरी अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक निवास दिल्ली के सिविल लाइंस के 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर पहुंच गए। बाहर ही धरने का मंच सजा लिया और रविवार की शाम 6 बजे से केजरीवाल के घर के बाहर धरना पॉलिटिक्स शुरू हो गई। एक झूठ को बार बार बोलो तो वो जनता उसको सच सोचने लगती है। अरविंद केजरीवाल ने भी हिटलर के उसी गोबेल्स की बात को अपनाया है। हत्यारों से इसके संबंध है, केजरीवाल का, इन्हीं का लोगों का संबंध है। किसी की कोई बात नहीं करते। इनको बचाने के लिए ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं महेश गिरी जी के तरफ और मेरी तरफ। कल शाम से ही महेश गिरी के धरने पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और सांसदों का आना भी शुरू हो गया। कैलाश विजयवर्गीय, विजय गोयल, मनोज तिवारी और सबसे बड़ा नाम राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यहाँ तक कह दिया कि रघुराम राजन के बाद अब उनके अगले टारगेट पर अरविंद केजरीवाल ही हैं। सारा पार्टी उत्तेजित हो गई है और मैं कहता हूं आप ये संभाल नहीं सकोगे मिस्टर केजरीवाल, इसीलिए अपना नुकसान को कम करके अभी माफी मांग लो, कह दो कि गलती कर दी हमारी साथियों ने। कहते हैं चिट्ठी लिखा, कोई चिट्ठी नहीं है, चिट्ठी को प्रोड्यूस करो। अभी मैं राजन के पीछे पड़ा था, वो अब वो चले गया है, उसकी अंत्येष्टि होने वाली है और इसके बाद सोच रहा हूं कि ये इनके साथ न्याय नहीं करेंगे। महेश गिरी का राजनीतिक धरना और वो भी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, ये केजरीवाल पर उन्हीं के राजनीतिक ब्रह्मास्त्र से वार करने वाली बात है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये धरना पॉलिटिक्स बहुत चुभ रही है। यही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि जो हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो और फिर तो ये मैसेज है मोदी गवर्नमेंट का कि अब कोई भी देश में हत्या करे उसको केजरीवाल के घर के सामने धरना करा दो और बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंच जाएंगे उसको सपोर्ट करने के लिए। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पुलिस को उसको अरेस्ट करना चाहिए। महेश गिरी के धरने का जवाब अब अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कुछ चिट्ठियों और उपराज्यपाल ऑफिस के कुछ ऑफिशियल नोट से दे रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 16 मई को MM खान की हत्या से 5 दिन पहले महेश गिरी उस रमेश कक्कड़ के साथ उपराज्यपाल से मिले थे, जो रमेश कक्कड़ MM खान की हत्या में आरोपी है। हालांकि उपराज्यपाल ऑफिस के दिखाए जा रहे नोट में हाथ से तारीख लिखी है 12 मई 2017। इसके अलावा आम आदमी पार्टी रमेश कक्कड़ की वो चिट्ठी भी दिखा रही है जिसमें उपराज्यपाल से MM खान के खिलाफ शिकायत की गई थी। महेश गिरी साहब कि संसदीय क्षेत्र का भी वो व्यक्ति नहीं था जिसको लेकर गिरी साहब एलजी ऑफिस के दफ्तर गए और ये कवर लेटर है। इस कवर लेटर के साथ कातिल रमेश कक्कड़ की चिट्ठी लगी हुई थी।
आम आदमी पार्टी बेवकूफ बनाने में बहुत माहिर है। हमेशा ऐसे कागज हिला देते हैं और दिखा देते हैं विच लेटर सबमिटेड बाय महेश गिरी, ये वहां पर लिखा है विच लेटर सबमिटेड, शो माय लेटर। दिल्ली में धरना पॉलिटिक्स का नया सीजन कैसे शुरू हुआ, इस राजनीतिक ड्रामे की असली वजह क्या है, ये हम आपको बताते हैं। 16 मई को दिल्ली के जामिया नगर में MM खान नाम के अफसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। MM खान न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी NDMC के लीगल ऑफिसर थे। बताया गया कि MM खान दिल्ली के एक 4 स्टार होटल की लीज की शर्तों पर कोई ऑर्डर पास करने वाले थे। दिल्ली पुलिस ने होटल के मालिक रमेश कक्कड़ और कॉन्ट्रैक्ट किलर सहित 6 अन्य लोगों को इस मर्डर केस में गिरफ्तार किया। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस केस में महेश गिरी और NDMC के वाइस चेयरमैन कंवर सिंह तंवर की संदिग्ध भूमिका है। केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उपराज्यपाल दिल्ली पुलिस के जरिए इन दोनों नेताओं को बचा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने 17 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह कहा कि मर्डर केस में निष्पक्ष जांच हुई और इसमें गिरी और तंवर दोनों की कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद महेश गिरी ने चुनौती दी कि अरविंद केजरीवाल उनके खिलाफ लगाए आरोपों के सबूत दें या फिर इस्तीफा दे दें। अब हम आपको महेश गिरी के बारे में भी बताते हैं। महेश गिरी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के लोकसभा सांसद और फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से जीतकर पहली बार लोकसभा सांसद बने। महेश गिरी महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं और वहीं पले बढ़े हैं। 42 वर्ष के महेश गिरी 25 वर्ष की उम्र में श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ गए थे। 2011 में महेश गिरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में शामिल हो गए। लोकपाल के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में अरविंद केजरीवाल प्रमुख चेहरा थे। अरविंद केजरीवाल से मतभेद के चलते महेश गिरी ने अन्ना आंदोलन छोड़ दिया था। बाद में महेश गिरी बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने 2014 के चुनाव में उन्हें पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया। वैसे तो राम मंदिर का मुद्दा यूपी की राजनीति का सदाबहार टॉपिक है, लेकिन यूपी में विधानसभा चुनावों की आहट ने बीजेपी के कुछ नेताओं के दिमाग में राम मंदिर की यादों को ताजा कर दिया है। रविवार को यूपी के बस्ती में राम कथा के आयोजन में पहुंचे बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण पर अपने विचार प्रकट करते करते प्रशासन को चेतावनी देने लगे। उन्होंने कहा कि अब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने से कोई नहीं रोक सका तो भला मंदिर बनाने से कौन रोकेगा। राम मंदिर निर्माण पर उकसाने वाले बयान का आम जनता पर क्या असर हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की बातों से बीजेपी के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज इतने खुश हुए कि उन्होंने जोश जोश में ऐलान कर दिया कि अगले 4-6 महीने में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। यूपी में भले ही बीजेपी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने से बच रही हो, लेकिन अपने 2 सांसदों के विवादित विचारों ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठा दिए। नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। ये यूपी से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के बोल वचन हैं, जिसके जरिए वो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दे रहे हैं। यूपी के बस्ती जिले में राम कथा आयोजन के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम के कंधे पर रखकर राजनीतिक गोलियां चलाई। उनके भाषण में भगवान राम के प्रति श्रद्धा भाव से ज्यादा प्रशासन के प्रति धमकी भरा अंदाज नजर आ रहा है। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? जब ढांचा ढहाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। 6 दिसंबर 1992 को जब ढांचा ढहाया गया था, प्रशासन इस बात के लिए चिंतित था कि ईंट कहां जाएगी। देखते ही देखते एक ईंट का टुकड़ा नहीं मिला, बालू का टुकड़ा नहीं मिला। वहां पर सब कार सेवक लेकर के चले गए। अपने अपने आस्था और अपने 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 विश्वास के अनुसार लोगों ने उसका उपयोग किया। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी भले ही राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने से बच रही हो, लेकिन उसके सांसद राम मंदिर के सहारे ही अपनी चुनावी नैया पार करने के मूड में हैं। ऐसे सांसदों में पहला नाम योगी आदित्यनाथ का है और दूसरा नाम है साक्षी महाराज का, जो उन्नाव से बीजेपी सांसद हैं और वेशभूषा के साथ साथ विचारधारा के मामले में भी योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चलते हैं। कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, चाहे लोकसभा में प्रस्ताव पास करे, चाहे सहमति बने, मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। इसी सरकार के रहते बन जाएगा, इसी टेन्योर, इसी सरकार के रहते रहते भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा।
यूपी में चुनाव हो और बीजेपी के नेता राम मंदिर का मुद्दा न उठाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज मिलकर यूपी में अपनी हवा बना रहे हैं, फिर चाहे वो राम मंदिर का हो या कैराना का। दोनों सांसदों की बातें सांप्रदायिक सौहार्द को चुनौती दे रही हैं। आखिर हिंदू कब तक पलायन करेगा? कब तक? आखिर कोई एक सीमा तो होगी, और कहां जाएगा? अफगानिस्तान से भगाया गया, पाकिस्तान से भगाया गया, बांग्लादेश से लगातार आप देख रहे हैं रोज किसी हिंदू पुजारी की हत्या होती है, किसी हिंदू प्रोफेसर की हत्या होती है, लगातार हो रही है। दुनिया में कहीं कोई असहिष्णुता की बात नहीं उठाता। हम तो इतने साल के बाद कश्मीरों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में, तो आप क्यों नहीं? जो गए हैं 340, तो 340 से 300 की स्थापित करिए। इसको स्थापित आप नहीं करेंगे तो बात बहुत आगे तक बढ़ेगी। ये साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी इसके लिए दोषी नहीं है। धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए राम मंदिर पर सियासत कोई नई बात नहीं है। वैसे भी यूपी में चुनाव का मौसम हो तो राम मंदिर निर्माण राजनीति का हॉट टॉपिक बन ही जाता है, जिसमें नेता सियासत वाली रोटियां सेकने में कोई परहेज नहीं करते। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज मंदिर निर्माण को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन कानून की जमीन पर उनके दावे में कितना दम है, यह समझने के लिए आपको 30 सितंबर 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को जानना होगा, जिसमें कोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया था। विवादित भूमि जिसे राम जन्मभूमि माना जाता है, उसे हिंदुओं के राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिए जाने का फैसला सुनाया था। अदालत ने फैसला दिया था कि कुछ हिस्सों पर, जिनमें सीता रसोई और राम चबूतरा शामिल हैं, उस पर निर्मोही अखाड़े का कब्जा रहा है, इसलिए इस हिस्से को निर्मोही अखाड़े को सौंपा जाएगा। जबकि विवादित परिसर के जिस स्थान पर मुसलमान नमाज अदा करते हैं, उस जमीन को मुसलमानों को दे दिया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगा दी थी और यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में राम जन्मभूमि विवाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव का मुख्य मुद्दा रहा है। ऐसे में आपको बताते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद पर 5 सदियों में समय का पहिया कैसे घुमा। साल 1528 में मुगल शासक बाबर ने अयोध्या पर उस जमीन पर मस्जिद बनवा दी जिसे हिंदू अपने देवता राम का जन्म स्थान मानते हैं। इसके करीब 325 साल बाद साल 1853 में पहली बार राम जन्मभूमि के पास सांप्रदायिक दंगे हुए। साल 1859 में अंग्रेजी हुकूमत ने विवादित जमीन पर बाड़ लगा दी थी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को, बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। साल 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और सरकार ने विवादित जमीन पर ताला लगा दिया। 6 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। जनवरी 2003 में रेडियो तरंगों के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं, लेकिन इसका कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला। मार्च 2003 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया जाना जितनी बड़ी घटना थी, उतना विवादित इस घटना की जांच के लिए बनाया गया लिब्रहान आयोग रहा। विवादित ढांचा गिराए जाने के 10 दिनों के अंदर 16 दिसंबर 1992 में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज MS लिब्रहान के नेतृत्व में 1 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। लिब्रहान आयोग को 3 महीने के अंदर यानी 16 मार्च 1993 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन लिब्रहान आयोग को विवादित ढांचा विध्वंस पर रिपोर्ट सौंपने में 16 साल 7 महीने का वक्त लगा। इस दौरान आयोग को 48 बार विस्तार किया गया। आयोग की 399 बैठकें हुई। आखिरकार 30 जून 2009 को लिब्रहान आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। करीब 17 साल की जांच पड़ताल के बाद तैयार लिब्रहान आयोग में साफ साफ शब्दों में विवादित ढांचा गिराए जाने में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को जिम्मेदार ठहराया गया। लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मस्जिद गिराने की साजिश पहले ही तैयार कर ली गई थी। लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को धार्मिक भावनाओं से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की जानकारी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सियासी ताकत रखने वाले नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने बाबरी कांड को रोकने और उपद्रवियों की गिरफ्तारी को लेकर सतर्कता नहीं दिखाई।
हालांकि लिब्रहान आयोग की इस रिपोर्ट में 1992 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी गई थी, यानी राम जन्मभूमि पर विवादों का साया सदियों से कायम है और नेताओं के बयान इस विवाद में जब घी डालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। और अब देश के बुलेट ट्रेन वाले सपने का अपडेट आपको बताते हैं। मुंबई अहमदाबाद के बाद अब दूसरी बुलेट ट्रेन दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेगी, जिससे दोनों शहरों के बीच 782 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में तय हो जाया करेगी। अभी इस दूरी को तय करने में ट्रेनें 10 से 14 घंटे लगाती हैं। हालांकि इस रूट पर बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी, इसका खुलासा नहीं हुआ है। दरअसल दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट दिल्ली कोलकाता बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का हिस्सा होगा। दिल्ली से वाराणसी के बीच ट्रेन अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ और सुल्तानपुर से गुजरेगी। बुलेट ट्रेन दिल्ली से लखनऊ की 506 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटे 45 मिनट में पूरी करेगी, जबकि दिल्ली से वाराणसी की 782 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में तय होगी। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन रूट की लागत 43,000 करोड़ रुपए मानी जा रही है। माना जा रहा है कि यूपी चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार यूपी में बुलेट ट्रेन वाले प्रोजेक्ट में तेजी ला रही है। आज तक ने दिल्ली वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन की योजना के बारे में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा से खास बात की है। दिल्ली से वाराणसी बुलेट ट्रेन शुरू करने का प्लान है, कब ये शुरू होगी, किस स्टेज पे है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 लोकसभा चुनाव में जनादेश के लिए गई थी, तो उस समय भी हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में हाई स्पीड रेल का हीरक चतुर्भुज देश में बनाएंगे ये बात कही थी। तो स्वाभाविक रूप से जो बात हमने अपने इलेक्शन के एजेंडे में कहा है, उसको हमें निश्चित रूप से लागू करना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने भी ये बात दोहराई थी। तो पहले से मुंबई अहमदाबाद सेक्टर का अध्ययन हो गया था और जाइका से हमने जापान सरकार की सहायता से उसके बनाने का निर्णय भी कर लिया है। अभी एक उच्च स्तरीय दल जापान गया था और हाई स्पीड रेल कारपोरेशन भी अस्तित्व में आ गया है, तो वो काम हम जल्द शुरू करने वाले हैं। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसके अलावा देश के अनेक ऐसे सेक्टर्स हैं, खास तौर से जो हमारे मेट्रोपॉलिटन्स हैं, उनको भी हाई स्पीड रेल से जोड़ा जाए, इसका अध्ययन अनेक देशों द्वारा किया जा रहा है। चाहे वो चेन्नई हो, बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, चंडीगढ़ हो, अमृतसर हो। उत्तर प्रदेश में भी ये अध्ययन का काम हम शुरू कर रहे हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वाराणसी देश की सांस्कृतिक राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। तो अगर हाई स्पीड रेल देश के अन्य भागों में चले तो उत्तर प्रदेश में भी चलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली से बनारस, वाराणसी, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये भी एक कारण है। मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, ये कारण मैं नहीं मानता हूँ। देश के तमाम बड़े नगरों को और महत्वपूर्ण नगरों को हाई स्पीड रेल से जोड़ना है, उसमें वाराणसी भी है, लखनऊ भी, इसलिए उसका अध्ययन हम कराएंगे। अब बुलेट ट्रेन की बात चल रही है तो आपको याद दिला दें कि देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच साल 2023 तक चलेगी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर करीब 97,636 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार अब तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए 200 करोड़ रुपए अलॉट भी कर चुकी है। मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। बुलेट ट्रेन से मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी करीब 1.25 घंटे में तय हो जाएगी। साल 2018 तक इस ट्रैक पर काम शुरू होने की उम्मीद है। तो अब मुंबई अहमदाबाद के बाद दिल्ली वाराणसी रूट के यात्री भी बुलेट ट्रेन के सपने देखना शुरू कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर अपने मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते जवानों को देखा होगा। रविवार को ऐसा ही नज़ारा जमशेदपुर में देखने को मिला, जब भारतीय सेना के आर्मी सर्विस कोर की टोर्नेडो टीम के जवानों ने शहर के गोपाल मैदान में बाइक पर हैरत अंगेज करतब दिखाए। 90 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती बाइक्स पर जवानों की टोली तिरंगा और इंडियन आर्मी का झंडा लिए ऐसे स्टंट्स दिखा रही थी कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आपको बता दें कि सेना की टोर्नेडो टीम बाइक स्टंट करके लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। और अब बात मॉनसून की, जो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पर है। अभी तक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, जिसके असर से आज पूरे नॉर्थ इंडिया में जमकर बारिश हुई। दिल्ली में मॉनसून आने में अभी 10 दिन हैं, लेकिन प्री मॉनसून की बारिश से आज दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना हो गया। और अब खबरदार में हम आपको सुहाने मौसम की तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं।